डॉक्टर बहुत साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इतना वसी तजुर्बा रखते हैं तालीमी मैदान में भी, और खास तौर पर इनकी किताब के हवाले से बहुत बात की जाती है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि आप अपनी किताब के हवाले से आज नाजरीन को बताएं और उसके बाद हम टॉपिक की जानिब आएंगे और उस पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। देखिए, मेरी किताब जो है ना, इसका ये मैंने अंग्रेजी में लिखी थी। इसका नाम है द पंजाब ब्लडीड partitioned and cleansed, unraveling the 1947 tragedy through secret British reports and first person accounts। ये पाकिस्तान में जो पब्लिश हुई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची ने इसको 2012 में हार्ड कवर में पब्लिश किया, और उसके बाद 2017, जबकि ये 70 साल हुए थे पार्टीशन के, पेपर बैक में इसे पब्लिश किया। मेरी लेटेस्ट जो एडिशन है ना, ये वाली, इसके अंदर कई न्यू स्टोरीज और कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी हैं। तो अगर किसी ने ये एक्वायर करनी हो तो कराची यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची ऑनलाइन जाएं, या उनकी बुक स्टोर्स पाकिस्तान के हर शहर में हैं। हाँ जी, तो ये है वो किताब। यही मेरी किताब आइडेंटिकल जो है, ये रूपा पब्लिकेशंस न्यू दिल्ली ने भी पब्लिश की है। इसका टाइटल भी आइडेंटिकल है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। ये भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं whenever you want from रूपा पब्लिकेशंस न्यू दिल्ली। इसके बाद इसका तर्जमा हुआ, वसीम भट्ट साहब ने किया, जिसका नाम रखा गया पंजाब का बंटवारा 1947, एक अलमिया हजार दास्तानें। ये देखें, ये टाइटल है। ये पैरामाउंट बुक्स कराची ने 2015 में पब्लिश किया था। पैरामाउंट बुक्स से भी आप ऑनलाइन में, या उनकी पाकिस्तान के बड़े शहरों में ना, उनकी हर जगह पे ऑफिस है, और वो बुक स्टोर भी है जी। उसका हिंदी तर्जमा जो है 2018 में पब्लिश हुआ, पंजाब की ट्रेजेडी। और हाँ जी, ये आकार बुक्स न्यू दिल्ली ने पब्लिश किया है। ये भी ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपने हिंदी में पढ़ना है। लेटेस्ट ये इसका गुरमुखी में तर्जमा हुआ है, जो मेरे बड़े करीब दो दोस्तों ने, कमल धलीवाल और सुखवंत हुंडाल जो है, उन्होंने किया है। और इसका नाम उन्होंने रखा है, मैं पढ़ के सुना दूं आपको। एक मिनट जरा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। द टाइटल इज लहू लुहान वंडिया वडिया टुकिया पंजाब। ये छापा है जी अपना ऑटम आर्ट पटियाला वालों ने, पटियाला से। तो ये वो वाहिद किताब है जिसके आप देखें जितना कंट्रोवर्शियल ये इशू है, लेकिन दोनों तरफ बॉर्डर के इसको माना गया है। और हर जुबान में जिसमें पंजाब की तकसीम की बात हो सकती है, एक तो अंग्रेजी है, एक उर्दू है, एक हिंदी है, एक गुरमुखी है, और अब इसका हमारी शाहमुखी में भी तर्जमा हुआ है और ये पब्लिश हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा एजाज है इस किताब का कि दोनों तरफ लोगों ने इसकी अथॉरिटी को माना है जी। कि मैंने कभी किसी की उसमें किताब में किसी की साइड नहीं ली, और अगर ये नाम ना बताया जाए इश्तियाक अहमद, तो यू वुडंट बी एबल टू वर्क आउट कि ये मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, एथिस्ट है, ये क्या है। तो ये है इसके। हाँ जी।
ऑल राइट डॉक्टर साहब, बिल्कुल लोगों तक जो है वो आपकी किताब के हवाले से जो भी उसका तारुफ था वो पहुंच गया। और नाजरीन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये डॉक्टर साहब से जो आज बात होगी, इस किताब में इन्होंने जो तकसीम के हवाले से जो है वो बहुत बहुत जखीम किताब है और इस पे बहुत कुछ मिलता है और पढ़ने के लिए मौजूद है। तो आज तकसीम का मौजू ही मैंने चूज किया। मैंने कहा कि आज क्यों ना पार्टीशन पर बात की जाए। पार्टीशन पर बात करने से पहले, इससे पहले कि मैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद की तरफ अपना पहला सवाल लेकर बढ़ूं, एक मैं तहरीर पढ़ रही थी, एंड्रयू वाइट जो कि बीबीसी के अपने मजमून में लिखते हैं कि तकसीम के जख्म की चुभन 70 बरस से भी के बाद भी कम ना हो सकी। दोनों ममालिक में बाहमी एतमाद का शदीद फुकदान है, अगरचे दोनों एक मुश्तरका तारीख और सकाफत के वारिस हैं, लेकिन एक दूसरे को दुश्मन की निगाह से देखते हैं। तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख अफराद पनाह की तलाश में दरबदर हुए। महफूज ठिकानों की जानिब कूच की कोशिशों के दौरान 5 से 10 लाख तक अफराद मारे गए, जिनमें मुसलमान और सिख और हिंदू सभी शामिल थे। और तकरीबन 80,000 से ज्यादा खवातीन जो हैं वो दोनों मजाहिब के मर्दों ने अगवा की। पंजाब की हालत खास तौर पर नागुफ्ताबेद थी, जहां हिंदू, सिख, मुसलमान और सदियों से मिलजुल कर रहते थे और एक ही जुबान बोलते थे। लेकिन अब मुसलमान जान बचाकर पाकिस्तान की जानिब भाग रहे थे और हिंदू और सिख जान बचाकर हिंदुस्तान की जानिब भाग रहे थे। डॉक्टर साहब, बहुत ही ये कहते हैं कि ये सही इन्होंने कहा कि जो चुभन है वो दोनों तरफ अभी तक मौजूद है, कम नहीं हुई। पंजाब की पार्टीशन की जब हम बात करते हैं तो आपने पंजाब की पार्टीशन के हवाले से जो कुछ लिखा है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या जो पंजाब की पार्टीशन है वो इसी तरीके से प्लान था, क्या मंसूबा था, और फिर किस तरीके से उसको अमल में लाया गया? देखें, कोई ऐसा मंसूबा एकदम नहीं था, लेकिन आखिर में बरतानिया ने जो फैसला किया उसमें उसका ये हिस्सा है। ये सारी चीज़ें ब्रिटिश कलोनियलिज्म की विड्रॉल के वक्त ये सारी डिसीशंस ली गई और इसीलिए इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ, इतने लोगों को घर से बेघर होना पड़ा और औरतें जो हैं वो एबडक्ट की गई और वो जो भी आपने सारी डिटेल्स दी हैं। लोग ये नहीं देखते कि भाई जाते वक्त विच पावर हैड द राइट टू डिफाइन द बॉर्डर और द मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ऑब्वियसली इट वॉज द ब्रिटिश। मेरी किताब में ये सारे एंगल्स दिए गए हैं। अब तो मेरी जिना पे भी किताब आ गई है, लिहाजा सारी पार्टीशन पे मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन आज जो बात है वो पंजाब की पार्टीशन पे होगी, जिसकी किताबों का मैंने आपको ये सारा दिखाया है। तो बात ये है कि अगर हम एक डेट देखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि हम एक मुत्तहिद यानी यूनाइटेड इंडिया चाहते हैं, जिसमें एक इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट हमारी होनी चाहिए और प्रोविंसेस को हम ऑटोनमी देंगे और उनकी अपनी गवर्नमेंट्स, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स वहाँ पे होंगी। मुस्लिम लीग ने इसको चैलेंज किया और 23 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें कहा गया कि जिन जिन इलाकों में मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, और जिक्र हुआ नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न जोन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उनको अलग करके तो मुसलमान रियासतें कायम की जाएं। विद इन अ वीक पंजाब के सिखों ने इसके खिलाफ एक स्टेटमेंट दी। ख़ास तौर पे मैं नाम लेना चाहूँगा सरदार सुंदर सिंह मजीठिया, जो कि पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी उससे पहले पंजाब में हुकूमत करती थी और ये पार्टी इंटर कम्यूनल थी। मेजॉरिटी इसमें मुसलमान थे लेकिन इसमें हिंदू भी थे, और सिखों की ये वाली जो है ना सिख नेशनलिस्ट पार्टी, ये उनके एलाइज थे। तो पंजाब के अंदर कम्यूनल हार्मनी की बुनियाद पे हुकूमत बनाई गई थी। लेकिन जब मुस्लिम लीग ने कहा कि हम तकसीम चाहते हैं, तो सरदार सुंदर सिंह मजीठिया ने यह स्टेटमेंट दी कि अगर हम हिंदुस्तान की तकसीम के खिलाफ हैं मज़हब की बुनियाद पे, लेकिन अगर ये मज़हब की बुनियाद पे तकसीम होती है तो पंजाब के वो इलाके जहाँ पे हिंदू और सिख मेजॉरिटी में है, हम चाहेंगे कि ये
अलग करके एक सिख स्टेट को दिए जाएं या इंडिया में इनको इंडिया को दिया जाए। ठीक है, तो उस दिन से मुस्लिम लीग, अच्छा अब एक और बात भी क्लियर करने की जरूरत है जी। मुसलमान जो थे वो मिनॉरिटी में थे सारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में। अगर पाकिस्तान की डिमांड को वोटिंग प्लेबिसाइड कराई जाती और सब इंडिया की पॉपुलेशन उसमें वोट देती तो ये कभी कामयाब ना हो सकता ये डिमांड, क्योंकि मुस्लिम्स आर ओनली 24.9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। राइट। लिहाजा मुस्लिम लीग का जो रेजोल्यूशन है उसमें उन इलाकों में जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है वहां पे अलग करके तो पाकिस्तान या मुस्लिम स्टेट्स की डिमांड की गई। तो लॉजिक तो यही बनती है ना कि अगर एक माइनॉरिटी उन इलाकों में जहां वो मेजॉरिटी में है वो अपने लिए अलग स्टेट मांगे तो उन इलाकों में जो फर्दर माइनॉरिटीज हैं जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है उनको भी हक है कि वो ये डिमांड करें कि जिन इलाकों में गैर मुस्लिम यानी हिंदू और सिख मेजॉरिटी में है वो अलग होके या एक सिख स्टेट बने या इंडिया को दिया जाए। तो ये है लॉजिक जिसकी बुनियाद पे पार्टीशन हुई। अब बात ये है कि अंग्रेजों की कोशिश ये थी कि हम हिंदुस्तान से अगर जाएं तो फिर भी एक ओवरऑल इंडिया के ऊपर जो हमारा है ना कंट्रोल वो किसी तरीके से कायम रहे। जी, लेकिन जब उन्होंने अब ये फैसला होना था कि आखिर में क्या किया जाए, दे हैड टू ट्रांसफर पावर, तो उन्होंने 3 जून 1947 को पार्टीशन प्लान अनाउंस की जिसमें कहा गया कि ठीक है अब पार्टीशन ही हम एक्सेप्ट करते हैं। यूनाइट जो उनकी थी ना कैबिनेट मिशन प्लान वो नाकाम हो चुकी थी, तो ओके वी विल हैव पार्टीशन, लेकिन बंगाल और पंजाब के अंदर जो है ना इलेक्टेड असेंबलीज उनको हम ये राइट देंगे कि वो डिसाइड करें कि डू दे वांट देयर प्रोविंस टू बी पार्टीशनड और गिवन एज अ होल टू इंडिया और पाकिस्तान। ओके। उसके लिए जो प्रोसीजर बनाया गया वो ये था, मसलन पंजाब के अंदर 17 डिस्ट्रिक्ट्स वर मुस्लिम मेजॉरिटी एंड 12 डिस्ट्रिक्ट्स वर हिंदू सिख मेजॉरिटी। तो पंजाब की असेंबली और बंगाल की असेंबली को मुस्लिम और नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया 2-2, यानी कि पंजाब के 2 ब्लॉक बने और बंगाल के 2 ब्लॉक बने। और यह तय हुआ कि अगर इन दोनों ब्लॉक्स में से कोई चाहे कि पंजाब की या बंगाल की पार्टीशन हो तो वो एक्सेप्ट होगी। ये फॉर्मूला कांग्रेस ने भी, सिखों ने भी और मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट कर लिया। और 21 जून को बंगाल की असेंबली ने 1947 को वोटिंग की, तो जो हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स थे उन्होंने कहा कि हम पार्टीशन चाहते हैं और हम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। यही पंजाब में हुआ 23 जून 1947 को। जो हिंदू और सिख मेजॉरिटी 12 डिस्ट्रिक्ट्स थे उन्होंने वोट किया कि हम इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। इसके बाद 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया और उसके बाद ये था कि एक पार्टीशन बाउंड्री कमीशन बनाई गई जिसके चेयरमैन इंग्लैंड के एक मशहूर लॉयर थे सिरिल रेडक्लिफ को बुलाया गया। ही हैड नेवर बीन टू इंडिया बिफोर दैट। और 10 दिन के लिए ढाका में नहीं कैलकाटा में और लाहौर के अंदर पंजाब बाउंड्री कमीशन और बंगाल बाउंड्री कमीशन के सामने मुख्तलिफ पार्टीज ने, छोटे छोटे ग्रुप्स ने भी अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन की। दोनों तरफ से जो
बाउंड्री कमीशन है ना, वो अग्री ना कर सकी कि किस तरीके से बंगाल को और पंजाब को पार्टीशन किया जाए। हुआ ये था कि पंजाब बाउंड्री कमीशन में मुस्लिम लीग को 2 जज नॉमिनेट किए जाने का हक था, और मुस्लिम लीग ने जस्टिस दीन मोहम्मद को और जस्टिस मोहम्मद मुनीर को नॉमिनेट किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस को हक था 1 जज नॉमिनेट करने का, उन्होंने जस्टिन महाजन को नॉमिनेट किया, और सिखों को भी हक था 1 जज को नॉमिनेट करने का, उन्होंने जस्टिस तेजा सिंह को नॉमिनेट किया। ये सारे हाई कोर्ट लाहौर के जज थे, ठीक है। ठीक। उन्होंने मुस्लिम लीग की, कांग्रेस की, सिख पंथिक पार्टीज की और छोटे छोटे क्रिश्चियन ग्रुप्स के, एंग्लो इंडियंस ग्रुप का, अहमदियों का, सबका मौक़िफ़ सुना। यही बंगाल में हुआ। बाद में जब दोनों तरफ से नॉमिनेटेड जज भी एग्री ना कर सके, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट वाज नाउ फॉर रेडक्लिफ टू गिव द अवार्ड, और वो अवार्ड 13 अगस्त 1947 को तैयार था। 14 को पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी मनाई, 15 को इंडिया ने। लेकिन ये सोच के कि आज़ादी से पहले अगर ये अनाउंस हो गया तो यू नो मिलियंस ऑफ पीपल वर ऑन द रॉन्ग साइड। हाँ जी, तो इसलिए 17 अगस्त को ये पब्लिक किया गया, 16 को ये सारी पार्टीज को बता दिया गया, 17 को ये ऑल इंडिया रेडियो से अनाउंस भी हो गया। और हुआ ये कि जब तक अंग्रेज यहां पे रूल कर रहे थे, अंग्रेज, लेट मी टेल यू, ये भी लोगों को नहीं पता, 14 को पाकिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस तो डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन अभी तक सारे पंजाब में फॉर एग्जांपल द ब्रिटिश वर स्टिल इन चार्ज। 15 को दोनों तरफ पावर ट्रांसफर हुई, 14 को नहीं हुई। यानी सर एवन जेंकिंस की मैंने टेलीग्राम्स दिए हैं। द लास्ट टेलीग्राम इज फ्रॉम 10:30 सेंट फ्रॉम लाहौर इन द इवनिंग टू द वाइसरॉय इन दिल्ली। तो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पावर 15 को हुई। 17 को जब अनाउंस हुआ तो मिलियंस ऑफ पीपल वर ऑन द रॉन्ग साइड। हिंदुओं को ख्याल था कि शायद लाहौर उन्हें मिल जाएगा और बाकी कई इलाके उनको दिए जाएंगे, और सिखों को। मुसलमानों को ख्याल था कि गुरदासपुर जो है डिस्ट्रिक्ट, ये मुसलमानों को मिलेगा, और क्या कहते हैं, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के 5 जो थी तहसीलें, उसमें से जीरा और फिरोजपुर मुसलमानों को मिलेंगी। लेकिन फाइनल अवार्ड में गुरदासपुर की 3 तहसीलें जो रावी के ईस्ट पे थी वो इंडिया को मिली, और रावी के वेस्ट पे जो शकरगढ़ थी वो पाकिस्तान को मिली, और फिरोजपुर की सारी 5 तहसीलें जो हैं वो इंडिया को मिली। लेकिन कांग्रेस ने और सिखों ने डिमांड किया था कि सियालकोट उन्हें मिले, गुजरांवाला उन्हें मिले, शेखुपुरा उन्हें मिले, लाहौर उन्हें मिले, मंटगुमरी यानी साहिवाल उन्हें मिले, और लायलपुर यानी कि फैसलाबाद उन्हें मिले। ये सारा पाकिस्तान को मिला। तो मैंने ये शो किया किताब में कि 99.9% जो मुस्लिम लीग ने मौक़िफ़ लिया था वही पूरा हुआ। तो अगर लॉस हुआ है ना उस अवार्ड के अंदर, वो हिंदुओं और सिखों का हुआ है। मुसलमानों को तो 99.9% वही मिला जो इन्होंने डिमांड किया था। ठीक। अब आपको डॉक्टर इश्तियाक, स्टे विद मी एट दिस पॉइंट। मैं ये ऐड करना चाह रही हूँ एक, कि जब दोनों तरफ, जिस तरह आपने बताया कि दोनों तरफ ये चॉइस दी गई, ये टाइम दिया गया कि वो फैसला करें, तो किस बात पर फैसला, क्या ऐसी क्या ना इत्तफाकी थी, क्या बात थी कि जिसकी बिना पर फैसला नहीं हो सका इतने दिन में भी, और फिर फैसला उस तरीके से हुआ? बहुत अच्छा सवाल है आपका, जो कभी किसी ने नहीं किया। आई थिंक दिस इज एन एक्सीलेंट। हुआ ये कि जब इन्होंने पंजाब बाउंड्री कमीशन और बंगाल बाउंड्री कमीशन के सामने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस दी। यानी मुस्लिम लीग ने बंगाल के अंदर कहा कि जी आप हमें कैलकाटा दें,
लेकिन कैलकाटा वॉज ओनली 30% मुस्लिम, 70% इट वॉज हिंदू पॉपुलेशन। हमने यहां पे डिमांड किया कि देखें, तहसीलों की बुनियाद पे हम चाहते हैं पार्टीशन हो, और तहसीलों की आर्ग्यूमेंट करते 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 ये सतलुज के लुधियाने तक पहुंच गए थे। सिखों ने कहा कि नहीं जी, तारीख के अंदर तहसीलों की बजाय झैल होती है, झैल होते हैं 12 गांव। तो उन्होंने कैलकुलेट करते अच्छा। करते 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 वो लायलपुर तक पहुंच गए थे। और कांग्रेस की पोजीशन ये थी कि नहीं, जहां पे हिंदुओं और सिखों की प्रॉपर्टी है और उन्होंने उन इलाकों को डेवलप करने में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, मसलन ये देखें ना, ये सारे इलाके जो हैं, सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर, साहिवाल और फैसलाबाद, वहाँ पे 80% रेवेन्यू जो है वो हिंदू और सिख देते थे। 80% जो बिजनेसेस थी और लैंड ओनरशिप थी, ये भी हिंदू और सिखों के पास थी। तो उन्होंने कहा हमें प्रॉपर्टी की बुनियाद पे ये सारे डिस्ट्रिक्ट दिए जाएं। लेकिन रैटक्लिफ अवार्ड ने ये सारी चीज़ों को रिफ्यूज़ किया और मेजॉरिटी प्रिंसिपल पे उन्होंने ये सारे इलाके मुस्लिम लीग को दिए। सिर्फ गुरदासपुर के 3 डिस्ट्रिक्ट क्यों दिए गए, तहसीलें दी गई? क्योंकि अगर आप अमृतसर को देखें, अगर वो ना दी जाए तो अमृतसर गेट्स सराउंडेड बाय पाकिस्तान ऑन ऑल साइड्स एक्सेप्ट द ईस्ट। और ये फैसला सेकंड लास्ट जो वाइसरॉय थे ना, लॉर्ड वेवल ने 7 फरवरी 1946 को जो डिमार्केशन प्लान बनाई थी, ये डिट्टो उसकी कॉपी थी जो बाद में रैटक्लिफ अवार्ड बना। ये सारी चीजें, इन पे पर्दा डाला गया और मेरी किताबों में ये सारी चीजें ऑब्वियस हुई हैं। अब कितने साल हो गए, आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका। सच को कोई चैलेंज नहीं कर सकता आलिया जी। पाकिस्तान गॉट द मैक्सिमम आउट ऑफ द डिवीजन ऑफ पंजाब। हाँ, लेकिन ठीक, ये क्या, हाँ, डॉक्टर इश्तियाक, ये पूछना चाहूंगी कि उसके बाद जो कुछ हुआ, तो इसका मतलब ये जो हम इस फैसले की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद जो कुछ हुआ, कि जाहिर है कि उसमें भी ये एक चीज शामिल थी कि आपने ये किया और फिर इस तरीके से हुआ, और फिर वो सब कुछ देखना पड़ा दोनों तरफ के लोगों को। जी, उसकी वजह ये है, और ये भी आप जरा आज सुन लें, ना कांग्रेस ने और ना सिखों ने और ना मुस्लिम लीग ने जो पंजाब के आम लोग थे ना, पेजेंट्री, बताया कि एक्चुअली ये अग्री हो गया है जून के अंदर कि अगर पंजाब की और बंगाल की पार्टीशन होगी 3 जून प्लान के मुताबिक, तो पंजाब और बंगाल डिवाइड होंगे। ये नहीं बताया गया। तो जो बेचारे लोग थे उनको तो पता ही नहीं था कि अब पार्टीशन अगर हो रही है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स की भी पार्टीशन हो सकती है, हमारे घर गलत साइड पे हो सकते हैं। और ये सर एवन जेंकिंस ने बार बार लिखा कि देखें, जो पंजाब के सिख हैं ना, वो तैयार हैं कि अगर आप उनको वो शहर और वो डिस्ट्रिक्ट नहीं देंगे जो वो डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कम्युनल वायलेंस हो सकती है। और मुस्लिम लीग जो है, ये इनके लीडर बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल हैं। ये देख नहीं रहे कि पंजाब इज गोइंग टूवर्ड्स अ ब्लड बाथ। ये अपनी मेजॉरिटी के जो है ना घमंड में कि हम तो मेजॉरिटी में है, तो हम तो जो चाहेंगे कर लेंगे। इन्हें नहीं पता कि यहाँ पे खून खराबा होने वाला है, बिकॉज द सिख्स आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एक ऐसी अवार्ड जिसमें उनके इलाके जो है पाकिस्तान को मिल जाए। तो सर एवन जेंकिंस की बेचारे की बात किसी ने नहीं सुनी, ना लंदन में तो ना दिल्ली में। वो चाहते थे 20,000 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रूप्स उन्हें दी जाए, उन्हें नहीं दी गई। एक छोटी मोटी सी पंजाब बाउंड्री फोर्स बनी जो बिल्कुल बेकार हुई, क्योंकि उसके जो सोल्जर्स थे ना, उन्होंने अपने अपने लोगों का साथ देना शुरू कर दिया। मसलन जलंधर के अंदर और लुधियाने के अंदर जो थे ना, उस पंजाब बाउंड्री फोर्स के हिंदू सोल्जर्स, उन्होंने अपने लोगों का साथ दिया। और
शेखुपुरा के अंदर बलोच रेजिमेंट ने गोली चला दी हिंदुओं और सिखों पे, बहुत 20,000 लोग मार दिए। तो उसके बाद ये पंजाब बाउंड्री फोर्स केम इनटू ऑपरेशन ऑन द 1st of August एंड ऑन द 1st of September इसको डिसबैंड कर दिया गया, क्योंकि ये बजाय अमन कायम करने के ये तो साइडें ले रहे थे अपनी अपनी कम्युनिटी की। इसके बाद क्या हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। द इंडियन आर्मी एंड द पाकिस्तान आर्मी कोऑपरेटेड, और उन्होंने फिर दोनों तरफ कैरावान्स को वो क्या कहते हैं एस्कॉर्ट किया, और इसकी वजह से बजाय 8 लाख लोग मारे गए हैं ना, मेरा एस्टिमेट है मिलियंस मारे जाते अगर ये दोनों आर्मीज कोऑपरेट ना करती। इंडियन आर्मी एंड पाकिस्तान आर्मी कोऑपरेटेड एंड सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स। ये है हकीकत पंजाब की पार्टीशन की। ये दोनों आर्मीज की कोऑपरेशन की वजह से एस्कॉर्ट किया गया बाद में, लेकिन 3-4 हफ्ते कोई इस किस्म की नहीं थी। पंजाब बाउंड्री फोर्स वॉज अ यूजलेस बॉडी। जब दोनों आर्मीज ने खुद हिस्सा लिया तो हमारी तरफ से कई नाम हैं जिनकी बड़ी तारीफ इंडिया में होती है, और कई लोग वहां के हैं जिनकी तारीफ यहां पे होती है। मुसलमानों ने बताया कि जी हमारा उन्होंने साथ दिया, और हमारी तरफ से भी ऐसे किया गया। मेजर उस जमाने में थे मेजर आफ्ताब खान, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल आफ्ताब खान या मेजर जनरल आफ्ताब, उनकी बड़ी तारीफ हिंदुस्तान में होती है कि उन्होंने बंडगुमरी से जाते हुए हिंदू और सिखों को बड़ी अच्छी तरह एस्कॉर्ट किया गया। और हमारी तरफ से एक थे मेजर असलम, जिन्होंने मंडी बहाउद्दीन में हिंदू सिखों की बड़ी प्रोटेक्शन की। उधर से अपना भी कई सिख और हिंदू ऑफिसर्स का जिक्र है, लेकिन ये वो ऑफिसर्स थे जो एक दूसरे के साथ इकट्ठे पड़े हुए थे, एक ही एकेडमीज में, ये देवर इन द सेम यूनिट्स। लिहाजा इनकी कोऑपरेशन जब हुई तो फिर बहुत जानें बची भी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये भी सुन लें, फॉर द टोटल पार्टीशन ऑफ इंडिया 1 मिलियन लोग माने जाते हैं मारे गए, लेकिन सिर्फ पंजाब के अंदर 8 लाख लोग मारे गए। लिहाजा 80% ऑफ द फर्टिलिटीज, डेथ्स जो हैं वो पंजाब में हुई। सारे हिंदुस्तान में जिसकी पॉपुलेशन 380 मिलियन थी, पंजाब में हुई? नहीं सुने, 380 million was the population of the whole of India and 1 million Hindus, Muslim and Sikhs were killed. लेकिन पंजाब की पॉपुलेशन थी, अगर हम 34 मिलियन, सिर्फ 34 मिलियन, तो 10 मिलियन पीपल हैड टू क्रॉस द बॉर्डर, यानी 80% people who left their homes for protection were also from the पंजाब। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया का जो खून खराब है वो पंजाब का खून खराब है, बाकी इलाके में तो बहुत पंजाब का खून खराब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। इस पे लोग इतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन अब आपने जिस तरीके से इसको तफसील से बताया, लोगों तक ये बात पहुंची है। अभी तक इतने साल गुजर गए, इसके बावजूद जो है हम बात करते हैं कि पार्टीशन में खून की होली खेली गई, इतना ये सब कुछ हुआ, लेकिन हम ये नहीं बताते कि पंजाब में हुआ है ये सब कुछ। दरअसल जो हुआ है पंजाब में हुआ है, पंजाब में हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और तभी ये किताब का हिंदी में और गुरुमुखी में तर्जमा भी हुआ है, क्योंकि हुआ ये है कि उससे पहले लोग अपनी तरफ का दुख बताते थे, जो उन्होंने दूसरों के साथ किया था उसका जिक्र नहीं था। मुझे 12 साल लगे, मैंने गांव गांव जाके ईस्ट पंजाब में और वेस्ट पंजाब में लोग ढूंढे एक ही गांव के, और उनसे फिर 56 ईयर्स 60 ईयर्स के बाद एक ही स्टोरी को दोनों तरफ से कंफर्म करवाया। तो ये किताब अपनी तरह की वाहिद किताब है। और मेरे जो इंटरव्यूज है ना, वो लम्स की, अगर आप जाएं पार्टीशन आर्काइव्स, तो वहां पे आप देखें पार्टीशन आर्काइव्स, इश्तियाक अहमद, तो ये सारे इंटरव्यू वहां पे आप सुन भी सकते हैं। तो ऑल द एविडेंस आई कलेक्ट, बहुत अच्छा किया आपने के बताया, वो सारे आप लेम्स के पास है, मेरे पास वो इंटरव्यूज नहीं है। वो उन्होंने हमेशा तारीख के लिए वो इंटरव्यूज जो है कयामत कह लें आप, हमेशा के लिए प्रिजर्व्ड है। जो जाए सुन सकता है वो इंटरव्यूज को।
जी बिल्कुल। जिस तरह मैं आपसे बात कर रही थी डॉक्टर इश्तियाक, मैंने ये वाला जो टॉपिक मैंने जब आपसे कहा कि मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रही थी जो कि डेली टाइम में ये पंजाब की पार्टीशन के हवाले से छपा था, और वो भी आर्काइव्स में मौजूद था, पढ़ते हुए मेरे सामने आया, मैंने उसको पढ़ा, तो मैंने कहा ये इतना अहम टॉपिक है जिसपे हम बहुत सारी चीजें नहीं जानते, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे इस पे गुफ्तगू की जाए। डॉक्टर साहब, मेरा एक आखिरी सवाल, मेरा सवाल ये है कि ठीक है, आपने जो बताया कि उनको टाइम दिया गया दोनों तरफ, लेकिन वो नहीं कर सके फैसला, बड़ी बदकिस्मती की बात। फिर जो है वो जाहिर है फैसला उन पे आ पड़ा, तीसरे फरीक ने जब फैसला किया तो वो इस तरह हुआ। लेकिन क्या जिस वक्त वो फैसला बताया गया इन दोनों को, अब भारत और पाकिस्तान की जानिब, तो इन्होंने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार नहीं किया कि ये गलत तकसीम है, या आपने ये कर दिया या इस तरह कर दिया? नहीं, देखे, 3 जून पार्टीशन प्लान जब अनाउंस हुई थी ना, तो सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन द वाइसरॉय स्पोक, ठीक है। उससे पहले द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्पोक इन द हाउस ऑफ कॉमन्स सुबह। देन लॉर्ड माउंटबेटन इन दिल्ली स्पोक। उसके बाद पंडित नेहरू स्पोक। उसके बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना स्पोक। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह फॉर द सिक्स स्पोक। तो सब ने मान लिया कि जो भी 3 जून 1947 पार्टीशन प्लान के मुताबिक ऑपरेशनल मशीनरी बनाई जाएगी, जिसमें से दोनों प्रोविंसेस की राय भी ली जाएगी और किस प्रोसीजर से, इट वाज ऑल एग्रीड। और यह भी था कि अगर 2 बाउंड्री कमीशन बनते हैं और वो अग्री नहीं करते, उनकी जो जस्टिसेस हैं, तो फाइनल अवार्ड जो है वो फिर चेयरमैन का ही होगा। लिहाजा एवरीबॉडी वाज बाउंड बाय दिस, नोबडी कुड डिसएग्री वंस एवरीबॉडी हैड एग्रीड टू द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे रिजर्वेशन हो सकती थी, बिकॉज फॉर ऑल द स्टेप्स यू हैड एग्रीड कि यही प्रोसीजर होगा। ऑलराइट। जिस चीज पे धोखा हुआ है लोगों के साथ वो ये है कि नोबडी कुड एक्सेप्ट कि वाकई इतनी वायलेंस होगी। ना कायदे आजम को पता था, ना पंडित नेहरू को पता था, ये सारे नॉन वायलेंट लोग थे। इन्होंने पार्लियामेंट्री जो है स्किल्स वो जानते थे। मैस मूवमेंट महात्मा गांधी की थी, मगर वो नॉन वायलेंट थी। वायलेंस का तो इसलिए पंजाब में इसमें हुआ। ये भी आप सुन लें आलिया जी, ये आप बहुत खिदमत कर रही हैं लोगों की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मेजॉरिटी लोग जो जाके वहां पे अंग्रेजों के लिए आर्मी में लड़े थे वो तो पंजाब के थे। तो उनको डीमोबिलाइज कर दिया गया था आफ्टर 1945। कई लोग अपने साथ ग्रेनेड, गन्स और स्किल्स ले आए थे। और पंजाब के अंदर आपको, यू आर टू यंग टू नो दिस, लेकिन हमारे यहाँ वायलेंस गांव में होती रहती थी। पुलिस जब तक ना होती तो गुंडागर्दी बहुत होती थी। तो ये जी अभी भी कल्चर यही है। हाँ, ये जो है ना इस इलाके का अपना एक गुंडा होता है या एक बदमाश होता है, उसके चेले होते हैं, वो अपना ड्रग्स बेचते हैं, वो जुआ कराते हैं। ये तब भी होता था। 47 में देखे अंग्रेजों के होते हुए 10,000 ज्यादा किलिंग हुई है। लेकिन जब दोनों तरफ हुकूमत ट्रांसफर कर दी गई और अंग्रेज वहां से रिमूव हो गए, तो विद इन 5 months 8 लाख हिंदू, मुस्लिम और सिख मारे गए हैं। दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस ने साइड ले ली ना, अपनी अपनी साइड, और बजाय माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के उन पे अटैक होने दिए। लेकिन डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू, देखिए ये भी तो आप अंग्रेज की भी तो गलती ये मानिए कि जब उनको पता था, बल्कि मैंने जिस तरह आपसे एक दफा डिस्कस भी किया था कि फ्रीडम एट मिडनाइट में पढ़ी थी, उसमें बताया गया कि जब अनाउंस हो गया है और उसके बाद उनको पता चला कि अब क्या होने लगा है और क्या हो रहा है, तो फिर उनको ये छोड़ के नहीं जाना चाहिए था ना इस तरह। ना, ये तो मैं एग्री करता हूँ, ये तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो तो इंडिया को छोड़ने के हक में ही नहीं थे। वो तो सेकंड वर्ल्ड वॉर ने उन्हें मजबूर कर दिया, और अमेरिकन्स ने प्रेशर डाला कि यू मस्ट लीव, यू आर नो लॉन्गर अ ग्रेट पावर, आउट यू गो। देखे बरतानिया के अंदर तो राशनिंग हो रही थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और ब्रिटिश जो थे ना ऑफिसर्स, उनकी पे तो अमेरिकन्स दे रहे थे। तो ये अमेरिकन प्रेशर था कि आप छोड़ें इंडिया को।
तो अंग्रेजों ने जल्दी में छोड़ा इन अ ग्रेट हेस्ट। इस पे एक फिल्म बन रही है कि हाउ द ब्रिटिश अबैंडन्ड इंडिया इन अ ग्रेट हरी। आपके साथ मैं टोटली एग्री करता हूं कि उनको पीसफुली ये सारा करना चाहिए था। और इसमें माउंटबेटन की भी बड़ी गलती है कि जो अग्रीड डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर थी वो जून 1948 थी, बट ही केम ऑन द 4th ऑफ मार्च को ही बिकेम वाइसरॉय। उसके बाद उन्होंने सबसे बात की और जून की प्लान में अनाउंस कर दिया कि ट्रांसफर विल बी डन इन अगस्त, मिड अगस्त 1947 विद इन 11 वीक्स। दिस वाज अ डिसीजन टेकन बाय माउंटबेटन बट विद द एग्रीमेंट ऑफ द यूके गवर्नमेंट। तो इन्होंने बहुत बहुत जल्दी में ये सारा कुछ किया है, लिहाजा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है। आई टोटली उन्हीं की, एग्जैक्टली। जी जी, बिल्कुल। मैं इसी पॉइंट पर जो मैं आना चाह रही थी कि मैंने भी जिस तरह बताया कि जो पढ़ा मैंने फ्रीडम एट मिडनाइट पे भी यही कुछ इसी तरह का देखने को मिला कि वो खुद हैरान थे और परेशान थे, और जो मिसेस लॉर्ड माउंटबेटन थी वो लोगों के लिए जगह बना रही थी कि जो जख्मी और जो इस हाल लुटे पुटे आ रहे थे कि उनके लिए कुछ करो। तो उनको भाई, जब ये सब तो होना था जब आपने इस तरीके से किया तो। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने जिस तरीके से आज बताया है और इलेबोरेट किया है और लोगों तक ये कहानी पहुंची है, ऐसी बहुत सारे बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो अपने दिलों में, अपने ज़हनों में गलत फहमियां जो है अभी तक लेकर बैठे हुए हैं और उनको बहुत सी सच्चाइयों का नहीं पता जो अब उन तक पहुंच रही है। तो मैं सबसे ये, बल्कि ये मैं रिकमेंड करूंगी डॉक्टर इश्तियाक अहमद की किताब जो ये बता रहे हैं, ये जरूर इसको पढ़ना चाहिए। और इससे जो है, एक बात बता दूं इसको, जी, 2013 में कराची लिटरेचर फेस्टिवल में बेस्ट नॉन फिक्शन बुक अवार्ड मिला था। और जबरदस्त 2013 में ही लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल जो होता है उसने भी बेस्ट नॉन फिक्शन बुक का अवार्ड दिया है। और एक तीसरा अवार्ड इसे मिला है, वो पंजाबी बैसाखी के मौके पर 2016 में ये अवार्ड है द बेस्ट बुक ऑन पंजाब एवर रिटन। ये 3 अवार्ड मुझे पाकिस्तान में मिल चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे प्रोग्राम में इतनी बहुत ही आला किताब जो आप बता रहे हैं और जिसे इतने अवार्ड मिल चुके हैं, वो मेरे प्रोग्राम में आपने बैठकर लोगों तक पहुंचाई कि जो नहीं जानते वो भी जो है इस बारे में जाने। और आपने खुद भी अपनी जुबान से जिस तरीके से हिस्ट्री बताई है वो हमेशा याद रहेगी। तो आपका एक मर्तबा फिर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और एक दोबारा भी आपसे बात होती रहेगी और आपसे मैं दोबारा भी आपको ये कहती रहूंगी कि फिर हम किसी इसी तरह की आपकी किताब में से कोई टॉपिक लेके उसके ऊपर लोगों के सामने दोबारा आएंगे। जरूर, आप भी बहुत खिदमत कर रही हैं लोगों की। देखें, आप जैसे लोग ही दोनों तरफ जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स और अगर हम ये कहें कि दोनों तरफ से जुल्म हुआ और दोनों तरफ पे जुल्म हुआ तो बड़ा आसान है एक दूसरे को फॉरगिव कर देना और फॉरगेट कर देना। लेकिन अगर आप एक दूसरी साइड को ब्लेम करें और अपनी गलती ना माने तो वो बात कभी आगे नहीं बढ़ेगी। मेरी किताब इसीलिए मानी गई है कि उसमें वाकई लोगों ने कहा है कि अगर आपका नाम हम ना जाने तो वी नेवर नो कि ये मुस्लिम लिख रहा है या हिंदू लिख रहा है या सिख लिख रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है? जबरदस्त, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर इश्तियाक अहमद हमारे साथ थे जो कि प्रोफेसर हैं स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में, पीएचडी है इनकी पॉलिटिकल साइंस में स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी से, और बहुत बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी और बहुत लर्नर्ड पर्सन। तो इनसे जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।